रागिनी की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद रागिनी और उसके पति का गृह प्रवेश था। उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लेकर दोनों की आरती उतारने लगी। अब तुम दोनों अंदर आओ बेटा। इतने में रागिनी ने अपने पति रौनक का हाथ पकड़ा और उससे कहा, रौनक चुपचाप क्यों खड़े हो, जल्दी चलो अंदर, हमें सुहाग रात की तैयारी भी तो करनी है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। रागिनी के इतना बोलते ही उसके सास ससुर और उसकी ननद परी हैरान हो गई। परी ने अपनी माँ के कान में कहा, माँ भाभी तो बहुत बेशर्म है, देखो भैया का हाथ पकड़ करके उन्हें अंदर लेकर चली गई, इतना भी नहीं देखा कि उनके ससुर जी सामने खड़े हैं। अरे अब तुम लोग क्या खुशहाल खुसर भुसर करने लगी, जाओ जाकर आगे की रस्मों की तैयारी करो, ज्यादा सोचो मत। आजकल की लड़कियां बहुत खुले विचार की होती हैं, ये सब चलता है। खैर अपने कमरे में पहुंचते ही रागिनी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसने अपने सारे कपड़े उतार कर शॉर्ट्स पहन लिए। यार आज तो हालत खराब हो गई मेरी, पता नहीं लोग इतने भारी भारी गहने और कपड़े कैसे पहन लेते हैं। रागिनी ओपन माइंडेड होना अच्छी बात है, पर तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूं ना, अब तो तुम भी मेरे जैसे ही मॉडर्न ख्यालातों के बन जाओगे। अब मुंह मत बनाओ और बातें करो। तभी घर का दरवाजा खटखटाया। रागिनी ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी सास और ननद खड़ी थी। दोनों ही उसे शॉर्ट ड्रेस में देखकर दंग रह गई। भाभी आपकी अभी भी शादी हुई और आप इस शॉर्ट ड्रेस में खड़ी हैं। अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं पहली ऐसी लड़की हूं जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। देख बहू ये सब अच्छी बात नहीं है, थोड़ी तो शर्म कर ले। थोड़ी देर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, जल्दी से तैयार हो जा और हाँ साड़ी पहन कर आना, शॉर्ट ड्रेस में ना चली आना। सासू माँ चिल मारो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इतना तो मुझे भी पता है कि मुंह दिखाई की रस्म में साड़ी पहनते हैं। शाम को मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। क्या बात है बहू, तू तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। आप भी हेमा मालिनी से कम नहीं लग रही हो चाची। लेकिन ये सब करके रागिनी बोर हो रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई दिनों तक मुंह दिखाई की रस्म चलती रहेगी। मैं ऐसा करती हूँ, गांव में घूंघट निकालकर खड़ी हो जाती हूँ, इससे सारे गांव वाले एक साथ मुझे देख लेंगे, फिर जिसका जो मन हो गिफ्ट दे देना या ना देना। बहू तू पागल हो गई है क्या, इतनी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है। इसमें कौन सी बेशर्मी हो गई सासू माँ, जब एक एक करके लोग मुझे देखते हैं उसमें बेशर्मी नहीं है, तो सभी इकट्ठे देख लेंगे उसमें कैसी बेशर्मी हो गई। रागिनी घर से बाहर निकलकर खड़ी हो गई और घूंघट भी हटा दिया। सुनो 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 गांव वालों सुनो, आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, सब लोग एक साथ मुझे देख लो। भाभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ससुराल वाले उसे रोकते रहे लेकिन वो नहीं मानी। जब पूरे गांव ने उसे देख लिया तो रागिनी अपने घर आ गई और फिर से शॉर्ट्स पहन लिए। ऐसे ही रागिनी अक्सर शॉर्ट ड्रेस में ही रहती थी। सासू माँ आज मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं, तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम शॉपिंग करने जा रही हो, फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई आप। इस तरह बेशर्मी से रागिनी वहां से चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन परी की भी शादी तय हो गई। हमारी बेटी को आपका बेटा पसंद है, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ है। हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। तभी वहां पर रागिनी भी आ गई। रागिनी शॉर्ट ड्रेस में थी, जिसे देखकर लड़के वाले हैरान हो गए। समधन जी आपकी बहू तो बड़ी बेशर्म है, यहाँ पर बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, फिर भी ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई। मेरे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, उसी का भुगतान भुगत रहे हम लोग। इसको कितनी बार मना किया है लेकिन फिर भी नहीं मानती, दिन भर छोटे छोटे कपड़े पहनकर घुमा करती है। माँ जी मैं इतने छोटे कपड़े भी नहीं पहनती कि आप लोगों को खुद पर शर्म आए। क्यों ससुर जी, सही कहा ना। रागिनी हर वक्त ऐसी बेशर्मी के साथ मजाक किया करती थी। खैर कुछ ही दिनों में उसकी ननद परी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। कुछ महीनों बाद रागिनी ने अपने पति से कहा, जब से परी की शादी हुई है मैं इस घर में अकेली हो गई हूँ। उसके साथ अच्छा टाइम पास हो जाता था, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, क्या मैं उससे मिलकर आऊं? अरे इसमें भी कोई पूछने की बात है, तुम उसकी भाभी हो, कभी भी मिलने जा सकती हो। अगले दिन रागिनी परी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई। वहां भी उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। नंदोई जी आप तो बहुत पतले हो गए हो, लगता है कुछ खाते पीते नहीं हो, कहीं सारा खून हमारी ननद तो नहीं चूस जाती। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ना हम तीनों कहीं घूम कर आते हैं, बाहर गोलगप्पे वगैरह खा लिया जाएगा। परी को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। भाभी कम से कम मेरी ससुराल में तो ये बेशर्मी आपको नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ तो ढंग के कपड़े पहनकर आ जाती। मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई, और तू है कि वही पुराने गड़े मुर्दे फिर से उखाड़ने लगी। मुझे ताने देना बंद कर, चल चलकर घूम कर आते हैं। आप इन्हीं कपड़ों में चलेंगी घूमने?
तो क्या बिना कपड़ों के घूमने चले हम लोग? मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूं कि बिना कपड़ों के इधर उधर घूमती फिरूं। तभी वहां पर परी के ससुर भी आ गए। उन्होंने जैसे ही रागिनी को शॉर्ट ड्रेस में देखा वैसे ही वो उल्टे पांव वापस चले गए। देखा भाभी, मेरे ससुर जी को आपको देखकर शर्म आ गई, लेकिन आपको खुद पर कभी शर्म नहीं आई। देखो परी, जिसको शर्माना है वो शर्माए, मुझे शर्म नहीं आती, इसमें मेरी क्या गलती है? अब यहां बकवास करना बंद करो और चलो। रागिनी शॉर्ट ड्रेस में ही अपने नंदोई और ननद के साथ मार्केट चली गई। वहां पर उन्होंने घूमा, शॉपिंग वगैरह की, फिर वापस आ गए। अगले दिन परी के हस्बैंड के कुछ दोस्त उनसे मिलने आए। यार शादी की बात तो तू बदल ही गया है, पर भाभी के हाथ की चाय बहुत कमाल की है। तुम लोगों को आज मैं परी की भाभी से मिलवाता हूँ। अरे रागिनी भाभी, जरा बाहर आइए, मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। रागिनी शॉर्ट ड्रेस में ही उनके पास आ गई, लेकिन परी ने देखा कि उसके दोस्तों की नजर सिर्फ रागिनी पर ही टिकी थी। वो लोग उसे गंदी नजर से देख रहे थे। अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई हो तो तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे अपने पति से कुछ काम है। अरे परी, तुमने मुझे बताया नहीं, बोलो क्या काम है? पहले अपने दोस्तों को यहाँ से जाने को कहो, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। परी के इतना कहने पर भी उसके दोस्त वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार रागिनी को ही घूरते जा रहे थे। फिर जब रागिनी के नंदोई ने अपने दोस्तों को जाने के लिए कहा, तब वो बड़ी मुश्किल से वहां से, भाभी अब आप भी इस घर से निकल जाइए। माफ कीजिए, मुझे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी वजह से मेरे मायके और ससुराल के आसपास के लोग हमें बेशर्मों का परिवार कहने लगे हैं। आप ससुर जी या मेरे पति के सामने छोटे कपड़े पहनकर कभी उनका हाथ पकड़ लेती हैं तो कभी उनकी गोद में बैठ जाती हैं। इसे हमारे समाज में बेशर्मी कहा जाता है। ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। हमारे संस्कार अलग हैं। आज के बाद आप मेरे ससुराल कभी मत आना। अपनी ननद के मुंह से पहली बार इतने कठोर शब्द सुनकर रागिनी को बहुत बुरा लगा। वो इसी वक्त बिना कुछ बोले अपने ससुराल वापस चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसने शॉर्ट ड्रेस पहनना बंद कर दिया। उसने अपनी शॉर्ट ड्रेसेस को आग लगा दी और साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आई। कौन है तू? हमारे घर में कैसे घुस आई? अरे सासू माँ, मैं हूँ आपकी बहू रागिनी। मैंने आज से शॉर्ट ड्रेस पहनना बंद कर दिया है। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? सासू माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे छोटे कपड़े पहनने की वजह से आसपास समाज में आप लोगों को इतना कुछ सुनना पड़ता होगा या बेइज्जती होती होगी। जब मैं परी के घर गई तब उसने मुझे इस बात का एहसास कराया। मेरी वजह से सब उनके परिवार को बेशर्म परिवार कहने लगे थे और हमारे परिवार को भी। ये बात मुझे परी ने बताई और उसने मुझसे कहा कि आज के बाद मेरे ससुराल मत आना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी। अब मैं परी से मिलने जा रही हूँ और उसे सरप्राइज दूंगी। वो बहुत खुश होगी। अगले दिन रागिनी अपनी सास को लेकर परी के घर गई और उससे माफी भी मांगी। परी ने भी अपनी गलती की माफी रागिनी से मांग ली और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। ओहो, शर्मा गई। लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया रश्मि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। जी वो। अरे क्या हुआ? खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहागरात का इंतजार तो सबको होता है। जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। और मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि, रश्मि, दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहां से जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी।
रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्द को न सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। जी साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? अरे नहीं साहब, वो कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए अपने? तुझे पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और अब कभी आंख मारती हैं। देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर गौतम वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। ये सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? रश्मि से बात करूं क्या? नहीं 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 नहीं, उसे बुरा लग गया तो गौतम रश्मि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि रश्मि किसी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था, तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी। निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली हैं। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। अरे, आप सोई नहीं है? सो ही तो रहा था रश्मि आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ। तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि, अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्या? मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही नजरबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई। शादी के बाद सुहागरात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले, धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रश्मि, तुम्हें मुझसे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की।
रश्मि, तुम बेफिक्र रहो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर पड़ा। रश्मि लहूलुहान हो गई। गौतम ने रश्मि की ये हालत देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। आपकी पत्नी को बहुत गहरी चोट आई है, इन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा। रश्मि का खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने किसी बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो रश्मि, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आई। गौतम, मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता गौतम, कोई नहीं। आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते, बल्कि माफ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।